हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड समझने वाले हैं। इसी को हम हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं। बहुत सिंपल केस अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें ह्यूमन का तो पता ही है। ह्यूमन में बेटा जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है और जो फीमेल होती है वो फीमेल एक्स एक्स होती है। क्लियर है ना। यहां मेल भी डिप्लॉइड है और फीमेल भी डिप्लॉइड है। यहां जो क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करने वाला रोल प्ले करता है कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या होगा। यानी कि यहां दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड जैसा कोई नेचर स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हम अगर बात करें हनी बी की, हनी बी के साथ में हम बात करें बहुत सारी आंट्स की वैरायटी की, बहुत सारी वास्प्स की वैरायटी की, जिनमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, इन स्पीसीज के मेनली हम आज बात करेंगे हनी बी की, जिसकी एक स्पीसीज हमने यहां पर दिखाई है एपिस मेलिफेरा। हमारी इंडिया में जो मिलने वाली कॉमन स्पीसीज है दैट इज कॉल्ड एपिस इंडिका, उसे हम एपिस इंडिका बोलते हैं। यहां पर समझते हैं इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं बेटा वो होते हैं मेल, और जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं फीमेल। तो यही चीज हमें समझनी है कि अगर हैप्लॉइड नेचर रह जाएगा तो मेल बनेंगे और डिप्लॉइड नेचर मेंटेन होगा तो फीमेल बनेंगे। सिंपल सी चीज। इन चीजों को अभी हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी यहाँ पर कुछ प्राइमरी चीजों को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं। जब आप ड्रोन को स्टडी करेंगे तो बेटा ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और ये मेल होते हैं। यानी कि जो हैप्लॉइड होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। क्वीन की जब आप बात करोगे तो क्वीन डिप्लॉइड होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और क्वीन क्या होती है? फीमेल होती है। वर्कर की भी सेम कंडीशन है, वर्कर भी डिप्लॉइड होती है और ये वर्कर भी फीमेल हुआ करती है। यानी कि आप समझ गए, इस केस में जो हैप्लॉइड है वो मेल है और जो डिप्लॉइड है वो फीमेल की कंडीशन को शो करता है। क्लियर है। तो क्वीन और वर्कर दोनों ही डिप्लॉइड हैं, वहीं पर जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है और मेल होता है। अब इसके केसेस को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है अगर बैलेंस तरीके से हमें चीजों को समझना है। कुछ चीजों को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीजों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हमें प्राइमरी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हनी बी में अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो हमने आपको 3 कैटेगरीज बताई। हनी बी में सबसे पहले आपको मेन बात कर लेते हैं किसकी? हम ड्रोन की, जो सबसे मेजर है हमारे लिए समझना। देखिए बेटा, ड्रोन कैसा होता है? ड्रोन होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है ना। दूसरी तरफ, और ये कैसा होता है? ये होता है मेल। वहीं पर जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं क्वीन की, तो क्वीन क्या है? क्वीन होती है डिप्लॉइड, ये 2n होती है, और ये जो होती है सेक्स के बेस पर फीमेल होती है। थर्ड केस अगर हम स्टडी करेंगे तो उसे हम वर्कर बोलते हैं। वर्कर भी डिप्लॉइड होते हैं। वर्कर कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, ये भी 2n होते हैं और ये फीमेल के केस को शो करते हैं। चलिए पूरे सेक्स डिटर्मिनेशन की कंडीशन को देखते हैं। उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं, जब हम डिप्लॉइड हैप्लॉइड देख ही रहे हैं तो कुछ चीजें और भी समझ लेते हैं। जो हनी बी होती है नॉर्मल केस में, तो जैसे क्वीन की बात करें तो क्वीन कैसी है? क्वीन तो डिप्लॉइड है ना। क्वीन कैसी है? क्वीन है डिप्लॉइड। तो सिंपल सी चीज यहां पर समझिए, जो हनी बी की डिप्लॉइड कंडीशन है उसमें इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स। आप समझ रहे होंगे ना। 32 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब चलते हैं आगे के पार्ट को समझते हैं। तो सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे, जहां पर हैप्लॉइड या एन कंडीशन है वहां पर कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 16 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यहां पर 16 मिलेंगे और यहां पर कितने मिलेंगे? 32 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यहां पर भी 32 मिलेंगे। एक चीज लॉजिक बता देता हूं, मुझे भी कई बार पहले याद नहीं रहता था। जैसे बी लिखते हैं तो ऐसे आता है बी डबल ई, तो डबल ई अगर इसको उल्टा कर दो इस तरीके से तो 33 हो गया। तो डिप्लॉइड में 33 के क्लोज वाला क्या आता है? 32। तो हनी बी में जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जैसे ये है कोई क्वीन, क्या है? ये है कोई क्वीन, और क्वीन डिप्लॉइड है तो इसमें कितने होंगे? 32 क्रोमोसोम्स होंगे। क्या होंगे? 32 क्रोमोसोम्स। वहीं पर जब हम एक मेल की बात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? हाफ है, ये हैप्लॉइड है तो इसमें 16 क्रोमोसोम्स होंगे। क्वीन के केस में आगे देखने पर हमें समझ में आता है कि क्वीन में जब एग्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? एग्स का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पर क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी?
मियोसिस होगी, और मियोसिस की वजह से जो भी एग बनेगा उसमें केवल कितने क्रोमोसोम होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने होंगे? क्योंकि हमेशा एग होता है, जो गैमिट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। वहीं पर जब आप ड्रोन के बारे में सुनेंगे तो ड्रोन ऑलरेडी हैप्लॉइड है और गैमिट भी हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां पर ड्रोन में जो गैमिट बनेंगे उसके लिए जो डिवीजन होता है, दैट डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। तो यहां पर जो मेल गैमिट बनेंगे वो कैसे होंगे? वो हैप्लॉइड ही होते हैं। एन लिख दिया है मैंने, आप यहां पर एन के साथ में यहां पर इस तरीके से दिखा के क्या कह सकते हो कि इसके अंदर कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब आगे के पार्ट को समझते हैं। होता क्या है, जिस टाइम पर जो क्वीन होती है, वो क्वीन एक फ्लाइट पर जाती है, उस फ्लाइट को हम न्यूक्चियल फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्चियल फ्लाइट। देखिए, न्यूक्चियल फ्लाइट का मतलब क्या है? इस फ्लाइट में क्या होता है, क्वीन का और जो मेल है जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, इसका सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है, और सेक्सुअल इंटरेक्शन होने पर जो क्वीन है, क्वीन में स्पर्मेथिकल चेंबर होता है या फिर स्पर्मेथिका होता है। क्या होता है? स्पर्मेथिका। इस स्पर्मेथिका में ये क्वीन क्या कर लेती है? स्पर्म्स को, जो मेल गैमीट होता है उसको कौन स्टोर कर लेता है? क्वीन अपने पास स्टोर कर लेती है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर। और बाद में क्वीन क्या करती है, जो बी हाइव होता है, बी हाइव की जो सेल्स होती हैं, इन बी हाइव की सेल्स के अंदर एग्स को ले करती है। किसको ले करती है? एग्स को ले करेगी, और अपनी चॉइस के बेस पर, अपने सिलेक्शन के बेस पर उनमें क्या ले करती है? उनमें स्पर्म्स को रिलीज करती है स्पर्मेथिका से। यानी कि स्पर्म बने तो किसके अंदर है? ड्रोन के अंदर है, बट वो अल्टीमेटली कलेक्ट किसकी बॉडी में है? क्वीन की बॉडी में कलेक्ट है, क्वीन के स्पर्मेथिका में कलेक्ट होते हैं। अब समझने की कोशिश करिए, जैसे ये स्पर्म अगर फ्यूज कर गया इस एग के साथ में, तो यहां पर क्या होगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में कैसी कंडीशन होगी? 32, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड कंडीशन होगी। और अगर इस जाइगोट को बहुत रिच डाइट दी जाएगी, क्या दी जाएगी? रिच डाइट दी जाएगी, तो जो जाइगोट है, ये यहां पर हम जाइगोट भी लिख देते हैं, जो जाइगोट है, ये जाइगोट रिच डाइट अगर इसको दी जाएगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वीन में। वहीं पर क्या किया जाए, अगर ये स्पर्म एक दूसरे को एग को फर्टिलाइज करेगा, जैसे इसके ये जो चेंबर्स होते हैं, जो सेल होती है हाइव की, जिसमें एग ले है, और यहां पर क्या बनेगा? 32 वाला जाइगोट बनेगा, जो कि अपने आप में कैसा है? डिप्लॉयड है। बट अगर इसको नॉर्मल डाइट दी जाएगी, रिच डाइट नहीं दी जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? तो ये कन्वर्ट होता है वर्कर बी में। जब नेचर के बेस पर देखा जाएगा तो वर्कर बी कैसी होती है? फीमेल होती है, लेकिन वर्कर बी स्टेराइल होती है, ये एग्स को ले नहीं कर पाती है, इसमें एग्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, फर्टिलिटी नहीं होती है। वहीं जो क्वीन होती है, ये भी डिप्लॉयड होती है, ये फीमेल है, बट ये कैसी होती है? क्वीन इज फर्टाइल, क्वीन होती है फर्टाइल। तीसरा केस हमें देखते हैं जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे एग्स होते हैं जिनको क्वीन फर्टिलाइज करती ही नहीं है। जिन एग्स को क्वीन फर्टिलाइज नहीं करती है वो अनफर्टिलाइज्ड, किस कंडीशन में? अनफर्टिलाइज्ड ही रहते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड होने के बावजूद भी वो डेवलप हो जाते हैं। अब जब हैप्लॉइड था, तो हैप्लॉइड से जो डेवलप होगा वो भी हैप्लॉइड ही तो होगा, और उससे जो डेवलप होते हैं वो मेल डेवलप होते हैं, और इन मेल को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। तो ये ड्रोन कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है ना? तो जो ड्रोन होता है बेटा, वो होता है डेफिनेटली हैप्लॉइड, श्योरली हैप्लॉइड। क्लियर है ना? और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने देखा अभी की क्लास में कि जो ड्रोन है वो किससे डेवलप हुआ है? जो ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ है। अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या डेवलप हुआ है बेटा? ड्रोन डेवलप हुआ है। और ये जो ड्रोन है, बाकी चीजें हम समझ चुके हैं, आगे की बातें करते हैं। इस तरीके से अनफर्टिलाइज्ड एग से बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन के डेवलप होने के प्रोसेस को, या फिर ड्रोन क्या है? मेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, सिंपली समझिए, किसी भी अनफर्टिलाइज्ड एग से किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो जाता है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। समझने की कोशिश करिएगा। पार्थेनोज मीन्स होता है ग्रीक लैंग्वेज में, पार्थेनोज मीन्स होता है वर्जिन, और जेनेसिस समझ सकते हो, जेनेसिस मीन्स क्या होता है? जेनेसिस मीन्स होता है बर्थ, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप के अगर बर्थ हो जाती है, बिना फर्टिलाइजेशन के बर्थ हो जाती है, तो उसको वर्जिन बर्थ ही बोला जाएगा। क्लियर है ना?
अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, पार्टिकुलरली यहां पर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो डेवलप हुआ है, यहां पर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो डेवलप हुआ है बेटा, उसका नाम क्या है, वो है मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। और जब मेल पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है तो उसे हम बोलते हैं एरेनोटॉकी। क्या बोलते हैं, एरेनोटॉकी के नाम से जानते हैं। ये भी ग्रीक टर्म के बेस पे है। क्लियर, एरेनोज, एरेन मीन्स होता है मेल ग्रीक लैंग्वेज में, और टोकोज मीन्स होता है बर्थ। क्या होता है, बर्थ। यानी कि बर्थ तो हुई है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, लेकिन किसकी हुई है, मेल की हुई है। तो पार्टिकुलरली जब मेल की बर्थ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं वर्जिन बर्थ। क्लियर, वर्जिन बर्थ तो है ही, इसे पार्टिकुलरली हम एरेनोटोकी बोल देते हैं। क्लियर है। कई बार बुक्स में यह भी लिखा रहता है, इसे हम एरेनोटोकोज पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेनोटोकोज पार्थेनोजेनेसिस। तो मेन इतने कॉन्सेप्ट थे यहां पर सिलेबस में। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।